एक्चुअली क्राइम जो है वो सवर्ण जातियों की ओर से पैदा किया गया है हमेशा। सारे बड़े गुंडे जो हैं वो इन्हीं जातियों में से निकले हुए हैं। लेकिन हम सारे सवाल मरी हुई शहाबुद्दीन की लाश से पूछते हैं और जिंदा अनंत सिंह से नहीं पूछते, और इसको पत्रकारिता कहते हैं। जो मरा है कुख्यात। वो कुख्यात अपराधी, और जिस पर ये कभी आरोप है। अपराधी नहीं था। हाँ। ये राजनीतिक कार्यकर्ता, मैंने इसकी डिटेल्स निकाले हैं। बेशर्मी है सवर्ण मीडिया की। ये कभी अपराधी नहीं था। ये बहादुर आदमी था। इसने वहां सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष किया है। ये नीतीश कुमार के साथ एक मर्डर केस में, पॉलिटिकल मर्डर केस में फंसाया गया था। ऐसे वरना इसके ऊपर ऐसे केस ही नहीं। इसका कोई गैंग नहीं, इसके कोई गैंग के सदस्य नहीं है, इसकी कोई गैंग लिस्ट नहीं है। मैंने फोन किया था, पुलिस से मांगी थी, अभी तक नहीं भेजा उन्होंने। नहीं है। ये बदमाशी है हमारे मीडिया की। आपने बिल्कुल सही एक्सपोज किया कि आप देखिए जिस आदमी के घर से AK-47 बरामद हुई है, बिल्कुल। AK-47, उस आदमी को इन्होंने छोटे सरकार बना रखा है। और जिसके घर से तमंचा भी नहीं बरामद हुआ है वो कुख्यात अपराधी है। तो डेस्क पे जो बैठे हुए सवर्ण जातियों के मतलब जिद्दी और घमंडी और गलत लोग हैं, उन सब लोगों ने पूछू कि हमारा पूरा मीडिया सड़ा हुआ है सवर्ण जातियों के प्रभुत्ववादी दिमाग से। लालू की खिलाफत के आधार पर ही पूरे सारे भाषण ये होते हैं। लालू ने जंगल राज किया, लालू ने अपहरण कराए, लालू ने ये किया। सारे गुनाहों का जितने इस तरह के लिखने वाले आपको मिलेंगे सोशल मीडिया वगैरह पे, वो लालू को ही निशाना लगाएंगे। जैसे लालू से पहले न वहां कोई कट्टा था, न बंदूक थी, न कत्ल था, न बलात्कार था, न राजनी थी। न वहां तो राम राज्य था। और लालू के बाद भी राम राज्य है। लालू ही एक वक्त है जिस समय सारा पाप है वहां। तो एक तिहाई आबादी के आधार पर बैठा हुआ आदमी को जंप लगा के 50 वाला पाला छूना है सत्ता में आने के लिए। नीतीश के मन में तो ऊहापोह कभी खत्म ही नहीं होता। चल ही नहीं है, चलती ही रहती है। कंटिन्यूस। ऊहापोह के उत्पाद है नीतीश। संरक्षित अपराधी हैं, उनको हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ये सब पोषित करती है। ये जेडीयू के ये नेता जो सवर्ण हैं, जो जेडीयू चला रहे हैं, ये सब आधी रात को एकाएक बीजेपी अगले दिन नजर आएंगे। लोकसभा में नीतीश कुमार एक दो रह जाएंगे। मुझे लगता है कि जब आप बीजेपी से मोहब्बत करते हैं तो आत्महत्या के लिए आप साइन करके कागज पहले दे देते हैं बीजेपी को। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह लंबे समय के बाद जुड़े हैं। अमेरिका की यात्रा करके लौटे। अमेरिका यात्रा पत्रकार जाते रहते हैं, लेकिन शीतल जी और साथियों की यात्रा पर कुछ लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया। शीतल सर, सबसे पहले तो मैं सवाल यही जानना चाहूंगा, शुरुआत करूंगा आपके कल के ट्वीट से। सर, आपने कहा कि महागठबंधन को आप लोकपोल के से सहमति जता रहे हैं कि महागठबंधन को 1% की बढ़त है। तो इसके पीछे क्या दिखाई देता है और कैसे आप ये कह पा रहे हैं? देखिए, दो लोगों के सर्वेक्षण में ये आया है। दोनों को मैं थोड़ा सा दूसरों से इसलिए क्रेडिबल समझता हूं कि उनके इंटरेस्ट उस तरह के नहीं है। क्योंकि बाकी जो सर्वेक्षण हुए हैं वो चैनलों के, और टीवी चैनलों पर सरकार का प्रभाव है। वो दिखा रहे हैं कि 1% एनडीए आगे है। लेकिन ये दो सर्वेक्षण हैं जो टीवी चैनलों के लिए नहीं हुए। टीवी चैनल या कोई एजेंसी इनको इस्तेमाल कर सकती है, वो एक अलग बात है। और ये दूसरे चुनाव में भी करते रहे, गलत सही सब होते हैं साबित, इसलिए कोई बात नहीं। मेरे अपना जो सर्वेक्षण, मैं जो फोन से मित्रों से बातचीत करके कर रहा हूँ, उस सर्वेक्षण से इस सर्वेक्षण में कुछ तालमेल तथ्यों का मिलता हुआ नजर आया। इसलिए मैंने अपना पैर इसमें डाला और इसको एक सहमति प्रदान की कि भाई इससे मैं भी सहमत हूं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इस चुनाव में एक फैक्टर इसकी ओर बढ़ता हुआ मुझे नजर आया, वरना काफी चीजें वहां स्थिर सी हैं। जैसे सवर्ण जातियों का बहुमत भाजपा के साथ है, प्रचंड बहुमत। वो 89-90% तक है, भाजपा के साथ है। उसमें थोड़ी बहुत छीजन, ये जो एक नई पार्टी जनसुराज बनी है उसको लेके लोगों को शंका है कि उससे थोड़ी बहुत छीजन होगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि उससे छीजन दूसरे पक्ष में हो। तो ये मैं इसको खुला छोड़ दे रहा हूं, ये आंकड़े इसको साबित करेंगे। अभी हम उस पे आते हैं कि दोनों पक्षों के जो सामाजिक आधार है। बिहार दरअसल इस देश में एक जो राजनीति जो एक पिछले 35 साल तो अब हो ही गए। वैसे तो उसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लोहिया भैया जी के जमाने में।
लेकिन उसमें सचमुच में जिसे आप कह सकते हैं जो किसी एक आइडियोलॉजी पे या किसी विचार पर या किसी नकारात्मक सकारात्मक या अपनी अपनी समझ हो सकती है, उस पे गोलबंदी समाज में जब शुरू होने लगती है, तो उसके लिहाज से मुझे लगता है कि जो मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ था वीपी सिंह के जमाने में, जो उन्होंने अनाउंस किया था, वो एक ऐसी आधारभूत चीज है जिसने भारत की राजनीति में कुछ बुनियादी हेरफेर किए। तो बुनियादी हेरफेर क्या है? इस सवाल को उन्होंने बड़ा कर दिया। पहले ये सवाल सिर्फ दलित और आदिवासी तक सीमित था, तो इसलिए उसकी आवाज कम थी। वो एक चौथाई आबादी इस देश की बनाते हैं हालांकि, लेकिन वो बेचारे संसाधनों और दूसरी चीजों पर बहुत आप कह सकते हैं कि उनसे छीने हुए हैं, इसलिए उनकी आवाज होते हुए भी उतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन जब उसमें पिछड़ी जातियों का समावेश हो गया, जो देश की आधी आबादी निर्मित करते हैं, आधी के आसपास आबादी, हमारे पास चूंकि उसका कोई लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, हमारे पास 31 का एक पुराना आंकड़ा है उसी के आधार पर, लेकिन क्योंकि उन समाजों में आबादी की जो दर है, वो ये कभी नहीं माना जा सकता कि सवर्ण आबादी उनसे ज्यादा बढ़ सकती है, तो निश्चित तौर पर वो दर तो कम से कम होगी ही, इतना मानने के सारे कारक हैं। तो समाज में ये आमना सामना हुआ कि जो संसाधन है, जो शिक्षा है, जो सरकार है, जो सरकार चलाने का ढांचा है, जो न्यायपालिका है, जो मीडिया है, इस सब में संतुलन नहीं है। ये सवाल बड़ा हो गया और अब ये सवाल राजनीति के केंद्र में है। बाकी इसके ऊपर बहुत सारी चीजें चिपकाई छोड़ी जाती रहती हैं। बिहार उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और बिहार में लड़ाई अनवरत चल रही है। लालू यादव उसके प्रतीक है। लालू यादव के नेतृत्व में वो लड़ाई सतह पे आई और उससे समाज के एक बहुत बड़े हिस्से में ये चेतना आई, जो जिसने अपने को स्लेवरी एक्सेप्ट कर रखी थी कि वो दास की तरह से रहता था और उसी में अपने को संतुष्ट करता था, उसने विद्रोह कर दिया। और वो विद्रोह, उस विद्रोह को सत्ता उस समय जो लालू यादव के रूप में थी, उसने उसको हवा दी, उसने उसकी मदद की और उससे वहां के सामंतवाद की जो बेड़ियां थी पुरानी, जिन पे बड़ी जातियों का प्रभुत्व था, उसमें बहुत टूटन हुई। उन जातियों के तमाम युवा जो हैं, उन्हें लगा कि अब बिहार में कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने तुरंत अपना झोला झंझट उठाया और सारे लोग देश दुनिया में निकलने लगे बहुत बड़ी तादाद में। पहले वहां से मजदूर निकलते थे, लेकिन फिर मध्य वर्ग निकला उसके बाद, और हम देखते हैं कि उसके बाद तमाम देश की नौकरियों में, शिक्षा संस्थानों में, जो भी जहां भी आप विजिबिलिटी आप फील करना चाहें, वहां पे आपको बिहार नजर आता है। इसलिए कि वो बिहार का जो सवर्ण जातियों का हिस्सा था, उसमें से एकदम से ये हुआ, विस्फोट हुआ और उन्होंने अपने बच्चों को तुरंत बाहर करना शुरू किया बड़े पैमाने पर, जहां भी वो कर सकते थे, जितनी जिसकी सामर्थ्य थी, जैसे जो सपोर्ट कर सकता था। ये तो एक तो ये हुआ। तो इस सबसे बिहार में जो कुछ अभी इस चुनाव दर चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में भी हो रहा है, अब वहां सामाजिक गोलबंदी की लड़ाई है। एक गोलबंदी का नेतृत्व यादव करते हैं वहां, जिसमें मुसलमान भी शामिल हो जाते हैं। मुसलमानों की अलग समस्याएं हैं, आज के कार्यक्रम में उस पर नहीं जाएंगे, वो एक बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा, लेकिन वो एक भीषण समस्या वो भी है और वो जरूरी समस्या है, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। हमारे देश के अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है और उसको लेके जो समस्या है, आज के कार्यक्रमों में हम इसी सामाजिक ध्रुवीकरण पर, तो एक तरफ नेतृत्व जो है यादव समाज ने, जो वहां करीब 14% बताया जाता है, उसने किया कि उसने दलित दमित जातियों और अन्य को अपने साथ गोलबंद करने की बात की और उनको लेके एक राजनीतिक ढांचा तैयार किया जिसमें अकलियत के लोग शामिल हुए। दूसरी ओर सवर्ण जातियों ने इस गोलबंदी को तोड़ने के लिए पिछड़ी जातियों में से कुछ जातियों को, जो इस जिनमें इस बात का वो भय पहुंचाने में सफल रहे कि तुम्हारी जो कुछ भी सामर्थ्य है, जो कुछ भी तुम अर्जित कर रहे हो राजनीति से, वो सब यादव खा ले जा रहे हैं। नौकरियां वो ले जा रहे हैं, धंधे वो ले जा रहे हैं, ठेकेदारी वो ले जा रहे हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी वो ले जा रहे हैं, तुमको हिस्सा नहीं मिल रहा है, हम तुमको हिस्सा देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो ऐसा करके एक ग्रुप वहां दूसरा तैयार हुआ। उस ग्रुप में पहले ये लालू ग्रुप में अपनी टूटन की वजह से नीतीश कुमार उस ग्रुप से अलग हुए और वो अपने उनका एक सामाजिक, जिस जाति से वो आते हैं उन जातियों से और एक दो जातियां उन्होंने मिला के एक संगठन बनाया। सवर्ण इनके साथ हो गए, सवर्ण उनके साथ हो गए, उन पर सवार हो गए और इस तरह से ये एक गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सामने है। सवर्णों में वहां एक जाति बहुत इसमें प्रमुख है,
और उससे ही यादवों से ज्यादा आमना सामना होता है। अभी हाल की घटनाएं भी वही, वो है भूमिहार जाति। वहां नक्सलवादी आंदोलन भी रहा एक हिस्से में, हालांकि वो पूरा बिहार नहीं था, एक हिस्से में था। और जिस हिस्से में था उस हिस्से में भी उसकी लड़ाई भूमिहार जाति से मुख्यतः हुई, अन्य सवर्ण जातियों से भी हुई जो जमीन के मालिक। तो एक लड़ाई वो भी थी। अब वो तो भूमिहार जाति से यादव जाति के तमाम लोगों की इसमें हम देखते हैं हिंसक घटनाएं हमारे सामने आती। मीडिया वगैरह में चूंकि सवर्ण प्रभुत्व है, तो वो पिछड़ी जातियों के या अल्पसंख्यक जातियों से निकले हुए उन लोगों के जिनके खिलाफ मुकदमे वगैरह हैं, उनको माफिया और गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल सब बताता है। लेकिन जो सवर्ण जातियों के बदमाश और क्रिमिनल होते हैं, उनको बड़े सम्मान से पेश करता है, उनको बाहुबली बताता है, उनके मीम बनाता है, उनकी लोकप्रियता बताता है, उनको रॉबिन हुड पेश करता है। इसने और समाज में बुरी तरह कड़वाहट कर दी है। अब है कि अब चूंकि सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो बहुत सारे लोग जो है मध्यवर्ग के रूप में पिछड़ी जातियों में से, दलित जातियों में से, अल्पसंख्यकों में से भी सोशल मीडिया पर है। तो वो एक मुकाबला सोशल मीडिया में भी होता है विचारों का। तो उसमें ये उनको बताते हैं कि वो गुंडे बदमाश हैं, उनकी हिस्ट्री पूरी निकालते हैं, उनके बारे में ये बताते हैं। तो ये एक सामाजिक अंतर्विरोध हमारी राजनीति में चल रहा है, जिसकी धुरी बिहार में है, इस चुनाव में भी यही है। अब देखना यह है कि जो आरोप यादवों पर लगाकर एक वहां की राजनीति आप कह सकते हैं कि लालू केंद्रित, बिल्कुल लालू की खिलाफत के आधार पर ही पूरी सारे भाषण ये होते हैं। लालू ने जंगल राज किया, लालू ने अपहरण कराए, लालू ने ये किया, सारे गुनाहों का जितने इस तरह के लिखने वाले आपको मिलेंगे सोशल मीडिया वगैरह पे, वो लालू को ही निशाना लगाएंगे। जैसे लालू से पहले न वहां कोई कट्टा था, न बंदूक थी, न कत्ल था, न बलात्कार था, न राजनी थी, न वहां तो राम राज्य था। और लालू के बाद भी राम राज्य है। लालू ही एक वक्त है जिस समय सारा पाप है वहां। तो लालू पर केंद्रित है उनकी, इसलिए कि ये इशू इस तरह का। लालू के खिलाफ ही राजनीति है, लालू के अस्तित्व, लालू वहां के सबसे बड़े आइकन है। और उसमें उनकी जाति की संख्या का बहुत बड़ा महत्व है, और उसके समर्थन का। और उसके साथ अल्पसंख्यक जब जुड़ जाते हैं तो एकाएक जो है 30% पार कर देते हैं। तो 1/3 आबादी के आधार पर बैठा हुआ आदमी को जंप लगा के 50 वाला पाला छूना है सत्ता में आने के लिए। अब हुआ ये है कि लालू हो, मुलायम हो, या अन्य बहुत सारे लोग जो 90 के इस फैसले के बाद, जो इसके पहले भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन 90 के फैसले के बाद जिनके गुब्बारे में बहुत हवा भर गई सामाजिक न्याय की, इन्होंने क्या किया? ये लोग इस चीज को, चूंकि देखिए उसकी वजह मैं मान सकता हूं, ये लोग पहली पीढ़ी के हैं। लालू एक चपरासी के परिवार से आते थे, जैसा बताते हैं। मुलायम सिंह जी, नेताजी साइकिल से प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाते थे। हम लोगों ने इनको कवर किया है अपने जमाने में। बहुत ही नीचे नीचे की पायदानों से आए। तो हम एक पीढ़ी में इनसे ऐसी सफलता की उम्मीद करें कि इतने काबिल हो जाएं कि हजारों साल से राज करती हुई सवर्ण जातियों में जो कौशल है, जो चालाकियां हैं, इस सबको कौशल कहा जाता है हमारे समाज में। धूर्तता है, एक्चुअली ये धूर्तता है। बिल्कुल। तो धूर्तता की जो योग्यता है वो अर्जित करने में अभी पीढ़ियां लगेंगी। देखिए सामाजिक बदलाव एक दिन दो दिन में नहीं होते। बहुत से लोग मुझसे, जब मैं एक दूसरी तरह की पत्रकारिता करता हुआ पाया जाता हूँ, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या आप कहाँ कहाँ की बातें करते हैं, इसका सर पैर क्या है। अब मेरी बात जो है औसतन बहुत सारे लोगों के चीजों से अलग हटके है। तो वो कहते हैं कि अच्छा आप ये बताइए कि एक सामाजिक परिवर्तन आप कहते हैं कब हो जाएगा, इतने दिन तो। हमने कहा भाई, एक चीज स्थापित होने में अगर कई हजार साल लगे हैं, तो उसका उन्मूलन होने में मनुष्य का विकास इस तरह से नहीं हुआ है कि एक पीढ़ी में, एक चुनाव में, एक किसी फैसले से उसमें चीजें एकदम बुनियादी तौर पर बदल जाएं। ये सिर्फ संकेत देती है, हमें अध्ययन के लिए मटेरियल देती हैं कि ऐसे ऐसे चीजों ने पहले बदलाव किए हैं, तो ऐसे ऐसे ये चीजें बदलाव कर सकती हैं, या इनके ये संकेत है। इन संकेतों के आधार पर हमें अपने आकलन करने चाहिए। ये हमें एक बेस स्ट्रक्चर देती है इंफॉर्मेशन का, सोशियोलॉजी को समझने का, और उसकी रियलिटीज का। हमारा काम है, हम जितने भी हम में काबिलियत अगर है तो, नहीं है तो भी, जो भी है जितनी भी है, उसके अनुसार उसकी व्याख्या करें। वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, गलत और सही के बीच की भी हो सकती है। तो मैं भी उन्हीं में कहीं होऊंगा, गलत भी हो सकता हूँ। तो ये स्थिति है मेरे हिसाब से बिहार में, और ये स्थिति कमोबेश मोटे तौर पर यूपी में भी है। ये स्थिति कमोबेश तैयार हो रही है मध्य प्रदेश में,
अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है। ये स्थिति जाटों के विरुद्ध पैदा हो चुकी है हरियाणा में, सिख जट के विरुद्ध पैदा है पंजाब में, राजस्थान में भी जाट वर्सेस और जाट और अन्य जातियों के कॉम्बिनेशन वर्सेस, तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अलग अलग जगह कॉम्बिनेशन है। सबके मूल में यही है कि जो हमारा जो पुराना ढांचा था, जिसे सिंपल करने के लिए लोग मनुवादी ढांचा कहते हैं, समाज का जो ढांचा था, मनुवादी ढांचे से लड़ाई हो रही है समाज के बहुमत हिस्से की, अपनी अपनी काबिलियत, अपनी अपनी गोलबंदी, अपनी अपनी बेवकूफियों के साथ, और उसमें हार जीत होती रहेंगी। ये चुनाव भी उसका एक पड़ाव है, अंत नहीं है, यही मेरा कहना है। सर एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि नीतीश कुमार, बिहार की जो राजनीति है वो लालू यादव और नीतीश कुमार पिछले 30-40 सालों से तो हम यही देख रहे हैं, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही है। नीतीश कुमार इतने बड़े केंद्र बिंदु इस चुनाव के हैं, उसके बावजूद वो जब घोषणा पत्र जारी करने आते हैं एनडीए का, तो 26-27 सेकंड में निकल जाते हैं, कोई बात नहीं होती। नड्डा जी वहां पर होते हैं, बाकी नेता होते हैं, घोषणा पत्र जारी करके निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का रोड शो होता है, नीतीश कुमार साथ नहीं दिखाई देते। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या नीतीश के मन में कोई ऊहापोह की स्थिति चल रही है? नीतीश के मन में तो ऊहापोह कभी खत्म ही नहीं होता, चल ही नहीं है, चलती ही रहती है। कंटिन्यूस ऊहापोह के उत्पाद है नीतीश। नीतीश कभी स्थिर नहीं है, क्योंकि नीतीश की समस्या यह है जो लालू की नहीं है। लालू 32% पर बैठ के राजनीति कर रहे हैं, नीतीश मुश्किल से 14-15% वोटों पर बैठे, लेकिन इसके बावजूद वो 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए, क्योंकि वो कठिन चीजों को साध रहे हैं। कभी कभी उनका पैमाना थोड़ा बढ़ गया है अतीत में, अब तो घटता चला गया, तो वो एक कठिन चीजों को साध रहे हैं। उनको सवर्ण जातियों का समर्थन चाहिए अपनी सफलताओं के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए और अन्य राजनीतिक कर्म करने के लिए, और इसके लिए वो उन पर निर्भर भी है। दूसरी ओर उनको उसमें उनके पास बेस स्ट्रक्चर छोटा है, 15-16% का है। 15-16% में वो हिस्सेदारी मुख्यमंत्री पद की मांगते हैं, जो सबसे बड़ा पद है। तो इसके लिए उनको लगातार उहापोह पैदा किए रखना पड़ता है, ये उनकी राजनीति है। उहापोह में रहने से क्या होता है, जो लोग सौदेबाजी में सामने होते हैं, वहां दो मेजर ग्रुप है, सवर्णों का ग्रुप लेड बाई भूमिहार और पिछड़ों का ग्रुप लेड बाई लालू यादव, जो मैंने आपको पहले बताया। इनके बीच एक सौदेबाज है नीतीश कुमार, जिनकी पॉकेट में 15% वोट है, और वो अभी सवर्णों को लॉलीपॉप दिखा के, और लॉलीपॉप नहीं, वो हिस्सा बांट के, वो सत्ता में 20 साल से बने हुए हैं। इसको नीचे उतारने के लिए लालू यादव का परिवार, लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी और उनकी पार्टी एक अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, लेकिन अभी वो बाकी पिछड़ी जातियों में जो उनके विरुद्ध दुष्प्रचार है या प्रचार है या सही बात है, उसका प्रतिकार नहीं वो पैदा कर पाए हैं, कि वो उनका विश्वास पैदा करके उनको नीतीश जी के पाले से अपने पाले में ले आए। अगर वो नीतीश जी के पाले से 5-6%, 7% वोट भी निकाल लेते हैं, तो उनकी सफलताओं को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी तक के आए सर्वेक्षणों से ऐसा नहीं लगता। सिर्फ इतना लगता है कि जहां वो पिछले चुनाव में थे, उससे कुछ आगे बढ़े। सर मोकामा की घटना पर भी मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। उसका थोड़ा सा जिक्र आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में किया, बात में किया। जो अनंत सिंह को जिस तरीके से पूरा एकदम महिमा मंडित किया गया, और गृह मंत्री जाते हैं तो जंगल राज की याद दिलाते हैं, प्रधानमंत्री जी तो वही बात बोलते हैं लगातार, लेकिन क्या ये मोकामा में जिस तरीके से हुआ, ये जंगल राज की श्रेणी में नहीं आता बिल्कुल? यानी लगता भी नहीं है ये सब बातें बोलते हुए कि किस तरह से हम इस घटना के बाद भी बोल रहे हैं। और एक छोटी सी खबर मैं दिखाना भी चाहूंगा सर, जो अखबार में आज छपी, कि इसमें लिखा है सहमति के बाद ही अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। यानी कि इस खबर के मुताबिक कि अनंत सिंह से भी कहा गया, बातचीत की गई और उनकी सहमति लेने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। तो ये क्या क्या चल क्या रहा है? यही 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 कौशल है, यही धूर्तता है, यही बदमाशी है, जो सवर्ण जातियों ने मतलब एक जाति के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए हजारों साल में पैदा की है। इसी को वो कुशलता कहते हैं। इसी को मीडिया और अन्य चीज पेंट करके योग्यता के तौर पे पेश करता है। ये सब धूर्तता है। अपराध दूसरी वजह से होते हैं,
अपराध आर्थिक कारणों से होते हैं, सामाजिक कारणों से होते हैं, वो होते रहे हैं, होते रहेंगे। अपराधी आर्थिक सामाजिक कारणों से पैदा होते हैं, होते रहे हैं, होते थे, होते रहेंगे, हैं। और इसमें क्या होता है कि समाज जो कम होता है, अल्पसंख्यक होता है, वो अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए हमेशा एक आतंक पैदा करता है। तो एक्चुअली क्राइम जो है वो सवर्ण जातियों की ओर से पैदा किया गया है हमेशा। सारे बड़े गुंडे जो हैं वो इन्हीं जातियों में से निकले हुए हैं, सारे बड़े। अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे 15 की, तो 12 इधर से होंगे, बात 2-3 उधर से होंगे। नीचे कमजोर लोगों में से उसका प्रतिकार करने के लिए कभी कभी बीच बीच में लोग पैदा होते रहते हैं, लेकिन उनको इस तरह से पेंट कर दिया जाता है कि उनको ज्यादा बड़ा बदमाश या उन्हीं को बदमाश बताया जाता है, और इन सबको कथित नायक बना दिया जाता है, बनाया हुआ है। ये आदमी एक गुंडा आदमी है, इसकी तारीफ करना ये, लेकिन मीडिया ने उसको हीरो बना रखा है। छोटे सरकार एक पत्रकार लगा। श्रीनिवासन जैन को छोड़ के किसी ने हाँ, उससे कड़े सवाल नहीं किए। हर बिल्कुल। आदमी जाके उसको लीपा पोती करता है। वो इस तरह से वातावरण उसने बनाया हुआ है। और श्रीनिवासन जैन को भी उसके पीछे बैठे हुए तमाम लोग गोली मारने लगे थे, रोकने लगे थे कि ऐसा सवाल क्यों करो। वहां तो सिर्फ तारीफ के लिए लोग लाए जाते हैं, वाह वाह करते हैं, उनसे गाली दिलवाते हैं, वो ऊट पटांग बात बोलता है उसमें उसको हीरो बनाते हैं। वहां तो एक चरित्र सर्जित किया जाता था। इस आदमी ने तमाम यादव लोगों की वहां हत्या कराई हुई है। ये इसके परिवार ने, एक जमाने से वहां हत्याएं हो रही हैं। यादव वहां कम है कंपेरेटिवली, लेकिन असर्टिव है, यादव ही असर्टिव है, भूमिहार ज्यादा है। वो एक ऐसा क्षेत्र है, और जमीन के भी मालिक वही है, तो साधनों के भी मालिक वही है। और उससे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, श्रीनिवासन ने पूछा कि भाई 100 करोड़ की कहाँ संपत्ति से? आपने डिक्लेयर की है, अब है अघोषित तौर पे हजारों करोड़ की होगी, ये कहां से आ गई? क्या तुम अनपढ़ आदमी हो? खुद ही कहते हो मैं अनपढ़ हूं। क्या थे तुम, क्यों आ गई तुम्हारे पास इतनी बड़ी संपत्ति? ये सवाल है, कोई पूछने का है? हम्म। लेकिन हम सारे सवाल मरी हुई शहाबुद्दीन की लाश से पूछते हैं, और जिंदा अनंत सिंह से नहीं पूछते, और हम्म। इसको पत्रकारिता कहते हैं। हम्म। ये जो बदमाशी है हमारी, इस बदमाशी को जो है हम सही ठहराते हैं, और इसको गलत कहने वाले लोगों को आप कटघरे में खड़ा करते हैं। बिल्कुल सही बात। एक छोटी सी चीज और दिखाना चाहूंगा सर, ये एबीपी का मैंने ग्रैब लिया था। इसमें अनंत सिंह का जो परिचय लिखा हुआ है कि हत्या के बाद मुश्किल में छोटे सरकार, दुलारचंद छोटे हत्याकांड में सर, के छोटे सरकार। और हाँ इसी के साथ बताइए। सर दूसरा वीडियो, दूसरा ग्रैब इनका दिखाता हूं मैं आपको। ये दुलारचंद के बारे में इसका हेडिंग दिया गया है, पहले दुलारचंद के बारे में जानिए, बाढ़ मोकामा का कुख्यात अपराधी। यानी जो मरा है कुख्यात, वो कुख्यात अपराधी, और जिस पर ये कभी आरोप है। अपराधी नहीं था। हाँ। ये कभी ये राजनीतिक कार्यकर्ता, मैंने इसकी डिटेल्स निकाले हैं। बेशर्मी है सवर्ण मीडिया की। ये कभी अपराधी नहीं था, ये बहादुर आदमी था। इसने वहां सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष किया है। ये नीतीश कुमार के साथ एक मर्डर केस में, पॉलिटिकल मर्डर केस में फंसाया गया था। ऐसे, वरना इसके ऊपर ऐसे केस ही नहीं। इसका कोई गैंग नहीं, इसके कोई गैंग के सदस्य नहीं है, इसकी कोई गैंग लिस्ट नहीं है। मैंने फोन किया था, पुलिस से मांगी थी, अभी तक नहीं भेजा उन्होंने, नहीं है। ये बदमाशी है हमारे मीडिया की। आपने बिल्कुल सही एक्सपोज किया कि आप देखिए, जिस आदमी के घर से AK-47 बरामद हुई बिल्कुल। है, AK-47, उस आदमी को इन्होंने छोटे सरकार बना रखा है। जिसके घर से तमंचा भी नहीं बरामद हुआ है, वो कुख्यात अपराधी है। तो डेस्क पे जो बैठे हुए सवर्ण जातियों के, मतलब जिद्दी और घमंडी और गलत लोग हैं, उन सब लोगों ने पूछू पूछू कि हमारा पूरा मीडिया सड़ा हुआ है सवर्ण जातियों के प्रभुत्ववादी दिमाग से। ये मनुष्य है नहीं, ये मनुष्य की बात ही नहीं करते, ये अपनी जाति अहंकार में है, और उसकी ओर से षड्यंत्र करते हैं। और इसने समाज को बहुत ही, ये हमारे समाज को, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम जैसे लोगों ने ही इस सबको बताया। ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं, इनको पता नहीं कि इसकी क्या कीमत चुकाएंगे, और ये तो भाग जाएंगे, जिंदा रहेंगे, छुपेंगे। आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी, क्योंकि आप इस देश को एक दावानल की ओर ठेल रहे हैं। आपको नहीं समझ, आप न्याय नहीं करेंगे, एक अन्यायी समाज लेके आप अनवरत जिंदा नहीं रह सकते। दुनिया में कोई नहीं रहा है। क्या कहा जाए सर। थोड़ी सी बात प्रधानमंत्री का, एक सवाल पूछना चाहूंगा सर आपसे। प्रधानमंत्री जी बिहार में थे, और उन्होंने कल बोला कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर पीएम सीएम पद हथियाया, सीएम पद की घोषणा करवाई। तो देश के प्रधानमंत्री, कट्टा, कनपट्टी, कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा रखवा रखा आरजेडी ने। किस तरीके से इस भाषा को देखा जाए, और क्यों बिहार में जाकर कट्टा और कनपट्टी ही याद आती है देश के प्रधानमंत्री जी को भी?
क्योंकि बिहार के बारे में जैसा मैंने कहा कि हमारे मीडिया ने, हमारी समाज के उस हिस्से ने जो प्रभुत्व है, जिसके पास सरकार है, जिसके पास प्रेस है, जिसके पास कोर्ट्स हैं, वो बताइए कि 47 वाले मामले में अनंत सिंह को बरी कर देता है। हम्म। एक पर्टिकुलर जज का नाम है जो हर मामले में अनंत सिंह को बरी कर देता है और सारे मामले उसी के यहाँ जाते हैं। हम्म। तो ये सब कमाल होता है हमारे यहाँ। हम लोग क्या होता है कि जो इस तरह के संरक्षित अपराधी हैं, उनको हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ये सब पोषित करती है, ये उसमें ताकत भरती है, हम्म। और बाकी सब लोगों से वो सब छीनने की कोशिश करती है। तो ये सब उसी के प्रतीक हैं तरह तरह के। तो सर, मोकामा वाली घटना पर भी एक चीज केवल और जानना चाहूंगा सर आपसे, कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तारी जो हुई, इसके बाद कहा जा रहा है कि इसका असर वहां किस तरीके से वोटिंग होगी उस पर भी पड़ेगी। तो इसमें किस तरह का बदलाव वोटिंग में आप देखते हैं मोकामा की घटना के सवर्ण बाद? सवर्ण सवर्ण जातियों में, खासकर उनकी जाति में, भूमिहार में, उस क्षेत्र में और कट्टरता आ जाएगी, क्योंकि दूसरी ओर भी राजद ने भी एक गुंडे बदमाश को क्या? टिकट दिया हुआ है। हाँ। यही सब तो देखिए, लालू सर, यादव और उनका उसकी परिवार भी। पत्नी को। हाँ। उम्मीदवार हाँ, उम्मीदवार उम्मीदवार राजद की जो है वो सूरज भान की पत्नी है, गुंडे की पत्नी। हाँ। हाँ, गुंडा नहीं है, सूरजभान से बड़ा गुंडा पूरे उत्तर भारत में हाँ, कोई नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल। जानिए, अनंत बिल्कुल। सिंह है या सूरजभान है, इनसे बड़ा अपराधी पूरे कोई नहीं। उत्तर भारत में कोई नहीं। बाकी सब इनके सामने है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं हाँ, करते। बिल्कुल इनके सही। अपराधों की श्रृंखला और इनके द्वारा किए गए, करवाए गए, हम्म। अगर उस पर कोई ढंग से काम करे हम्म। तो ये सब लोग तो पता नहीं क्या है। तो हम्म। खैर, तो ये सब लोग अब समस्या ये है कि लालू यादव जी जो उनको करना चाहिए हम्म। वो करने की जगह वो भी इन लोगों की शरण में जाके हम्म। अपने लिए बिल्ले लाते हैं, हम्म। और इन बिल्लों की वजह से ही वो और नोचे जाते हैं। हम्म। लेकिन अब जो भी उनकी समझ है, जो भी उनके आसपास लोग हैं जो उनको समझाते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान तो ये देखा जाता है कि जीत कौन सकता है। हम्म। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े गुंडे के खिलाफ एक बहुत बड़े गुंडा ही जीत सकता है। हम्म। ये जो सूरजभान सिंह है, इसके पहले इसके सारे चुनाव जो हुए हुए हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी में था। बिल्कुल, लंबे समय। यानी पूरी जिंदगी ये एनडीए में रहा है, हम्म। और अब जो है ये आरजेडी में आ गया। हम्म। और आज जो है इसको गाली दी जा रही, गुंडा कह के जो आईडीए समर्थक है वो गाली दे रहे हैं। अबे पूरी जिंदगी 20 साल ये सांसद रहा, विधायक रहा, इसका भाई विधायक रहा, बीवी रही, जाने क्या सब तुम्हारे एनडीए से रहा। हाँ। तब ये संत था, आज हाँ। गुंडा हो गया। तो ये जो हमारी दो तरफा कार्रवाई है, हाँ। बाप रे बाप। लेकिन निश्चित तौर पर लालू जी को निर्दोष नहीं है। हाँ। लालू जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं, अब नहीं है वो, इसलिए उनको न कहा जाए। अखिलेश जी हैं, अन्य लोग हैं। अभी ये लोग ये साहस नहीं जुटा पाए हैं, और हाँ। ये राजनीतिक कौशल नहीं पैदा कर पाए हैं, और न इसके योग्य साबित हुए हैं कि इनको इसकी जरूरत नहीं है। हम्म। इनको जो करना चाहिए अपने समाज में, जिसके लिए लड़ने के नाम पर उनको हाँ। सत्ता मिली और रसूख मिला, नाम मिला, हैसियत मिली, उसमें काम करना चाहिए। राहुल गांधी मछली पालकों के लिए पानी हाँ। में कूद के तैर रहे हैं, और ये क्या नाम, लालू जी के पुत्र जो है जिनको मुख्यमंत्री बनना है, वो बारिश हो जा रही तो घर से नहीं निकल रहे हैं। हाँ। आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? कभी नहीं लड़ सकते आप भी। ये और बात है कि इस चुनाव में आप आगे हो, आपके साथ कमजोर जातियां हो, आपके साथ अल्पसंख्यक हो सकता है आप जीत ही जाए। हाँ। लेकिन जहां तक एक संघर्ष को नतीजे तक पहुंचाने की जरूरत है, उसके लिए जिस कौशल और बलिदान की जरूरत है वो आप में नहीं है। हाँ। शीतल जी, एक सवाल जाते जाते और पूछना चाहूंगा कि नीतीश जी इस चुनाव के बाद सीएम बनेंगे या नहीं, लगातार ये मुद्दा उठता जा रहा है। ललन सिंह जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनसे कल एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या चुनाव के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनका जवाब था सर, आवाज नहीं आ रही। यानी सर ये आ रही, आ कहने, रही। इनका ये कहना है कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा। हालांकि हम नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव मैदान में जा रहे हैं, नीतीश जी हमारे सीएम है। तो ये बात तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोली है, फिर विवाद क्यों जब जेडीयू के अपने नेता ये बात बोलने लग गए हैं? ये जेडीयू के अपने नेता नहीं, जेडीयू के ये नेता जो सवर्ण हैं, जो जेडीयू चला रहे हैं, ये सब आधी रात को एकाएक बीजेपी अगले दिन नजर आएंगे। हम्म। लोकसभा में नीतीश कुमार एक दो रह जाएंगे। नीतीश कुमार तो मैंने कहा ना कि उनका आधार नहीं, बेस स्ट्रक्चर, वो लालू नहीं है।
हाँ। अभी कल किसी पत्रकार ने लिख दिया था, जो रहने वाले मुंबई के हैं और दिल्ली में बिहार बताते हैं, हम्म, तो उन्होंने बड़ा लेख लिखा था नीतीश कुमार की ताकत वाकत पे, और ये बड़े नेता हैं, तो मैंने उसमें लिखा था कि आपको क्या बताएं। हम्म, तो बेस स्ट्रक्चर ही आपको नहीं पता है। वो 15% 14% पे मुश्किल से खड़े हैं, एक आदमी 32% पे खड़ा है, आप दोनों में से 14 वाले को बड़ा बता रहे हैं, तो आपकी महानता पे तो क्या शक किया जा सकता है। तो हम्म। वही समस्या है, नीतीश कुमार के पास बेस स्ट्रक्चर नहीं है, वो सवर्णों की बैसाखी पर है, और ये सारी बैसाखियां रातों रात गायब होकर बीजेपी में समा जाएंगी। तो सर, क्या चुनाव के नतीजों के बाद भी नीतीश जी का कुछ बदलाव हो सकता है? नतीजों पर भी डिपेंड करेगा, जो ऊहापोह की स्थिति में वो रहते हैं जिसकी आपने जिक्र किया था। नहीं, होने को सब हो सकता है, लेकिन क्या वो उस लायक बचेंगे? हाँ। मुझे लगता है कि जब आप बीजेपी से मोहब्बत करते हैं तो आत्महत्या के लिए आप साइन करके एक कागज पहले दे देते हैं बीजेपी को, हम्म। कि आपकी हत्या भी की जाएगी, तो आत्महत्या का वो कागज तय रहेगा कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये जानते हुए अगर एक के बाद एक पार्टियां आत्महत्या की कोठरी की ओर बढ़ रही हैं, तो हाँ। उनको मैं क्या सलाह दे सकता हूं? मैं कुछ नहीं कहूंगा। शीतल जी, आप हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया।